मिडनाइट ऑफ फियर में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में हम ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखित आवर न्यू हाउस की खोज करते हैं, जो रहस्य और मनोवैज्ञानिक गहराई को जोड़ती है। कहानी एक जोड़े की है जो एक नए घर में जाने के बाद बेचैन करने वाली घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी केवल बेचैनी की भावना के रूप में शुरू होता है, वह धीरे धीरे कहीं अधिक भयावह हो जाता है, जो जीवित और अलौकिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। इस भयानक कहानी को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, जहां डर की असली प्रकृति न केवल जो दिखाई देती है, बल्कि जो महसूस की जाती है, उसमें निहित है। हमने इसे अपना नया घर इसलिए कहा क्योंकि हम इसे ऐसा ही मानते थे, न कि किसी शीर्षक के दावे के कारण, क्योंकि यह लगभग उतना ही पुराना और जर्जर था जितना कि एक घर में रहने लायक माना जाता है। यह सिर्फ हमारे लिए नया था। वास्तव में घर को छोड़कर हमारे बारे में कुछ भी नया नहीं था। न तो मेरी पत्नी और न ही मैं किसी भी मायने में बूढ़े थे, और तुलनात्मक रूप से कहें तो हम एक दूसरे के लिए अभी भी नए थे। समरसेट हाउस में रहने के कुछ सालों के दौरान मेरी आदत थी कि मैं लिटिल हैम्पटन में अपनी छुट्टियां बिताता था। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि मुझे वह जगह पसंद थी, और कुछ हद तक और मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह सस्ती थी। मैं समुद्र के किनारे एक शांत गली में एक विधवा श्रीमती कॉम्पटन के घर में रहता था। इस साल अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं श्रीमती कॉम्पटन की बेटी मैरी के रूप में वहां अपने भाग्य से मिला, जो अभी स्कूल से घर आई थी। मैं सगाई करके लंदन लौट आया। हमें इंतजार करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त थे और कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं था, और मैरी को अपनी माँ की सहमति थी। मुझे बताया गया कि उसके पिता, जो एक व्यापारी कप्तान थे, उसके जन्म के कुछ समय बाद ही समुद्र में चले गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला, और इसलिए उन्हें बहुत पहले ही बहुमत में गिना जाने लगा था। मैं अपने किसी भी नए रिश्तेदार से कभी नहीं मिला। वास्तव में पारंपरिक सामाजिक परिस्थितियों में विवाह द्वारा प्रदान किया जाने वाला पारिवारिक अवसर नहीं था। हमारी शादी सुबह सुबह लिटिल हैम्पटन के चर्च में हुई, और बिना किसी औपचारिक शादी के नाश्ते के हम सीधे ट्रेन से आए। चूंकि मुझे समरसेट हाउस में अपने कर्तव्यों का पालन करना था, इसलिए लिटिल हैम्पटन में श्रीमती कॉम्पटन ने सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं की, और मैरी ने निवास की आवश्यक सूचना दी। हम सभी जल्दी में थे, क्योंकि हमें ट्रेन छूटने का डर था। वास्तव में जब मैरी रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर कर रही थी, मैं फीस का निपटान कर रहा था और वेजर को टिप दे रहा था। जब हमने घर की तलाश शुरू की, तो हमने स्लोएन स्क्वायर के पास एक छोटी सी गली में खाली पड़े एक घर को चुना। किराए की कम कीमत के अलावा इस जगह की सिफारिश करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन यह हमारे लिए सब कुछ था। मकान मालिक श्री ग्रैडर सबसे कठोर व्यक्ति थे जिनसे मैं कभी मिला। वह अपने व्यवहार में शिष्टाचार का भी पालन नहीं करते थे। यह घर है, उसने कहा, और या तो आप इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। मैंने बाहर की तरफ पेंट कर दिया है, और आपको अंदर की तरफ पेंट करना होगा, या अगर आपको यह वैसे ही पसंद है तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। केवल आपको इसे पेंट करना होगा और कागज लगाना होगा। उसके बाद ही आप इसे मुझे वापस देंगे, चाहे 1 साल में या उससे अधिक समय में। मैं काफी हद तक कामचोर आदमी था और खुद ही काम करने के लिए तैयार था, इसलिए जगह को ध्यान से देखने के बाद हमने इसे लेने का फैसला किया। हालांकि यह इतनी बुरी तरह से उपेक्षित स्थिति में था कि मैं अपने मजबूत पट्टेदार से यह पूछे बिना नहीं रह सका कि पहले यहाँ किराएदार कौन था, और वह कैसा व्यक्ति था जो इस तरह के आवास से संतुष्ट था। उसका जवाब अस्पष्ट था। वह कौन था मुझे नहीं पता। मुझे उसके नाम से ज्यादा कुछ नहीं पता था। वह हमेशा अजीबोगरीब रहता था। उसके पास एक घर था और मेरा एक और घर यहीं पास में था, और वह उन दोनों में रहता था, और वह भी अकेले। लगता है उसे डर था कि कहीं उसकी हत्या न हो जाए या उसे लूट न लिया जाए। कभी नहीं पता था कि वह किस घर में रहता है। हाल ही में उसकी मौत हो गई। उसे दफनाना पड़ा, बदकिस्मती से। खर्च ने उसके पास जो कुछ भी था उसकी कीमत निगल ली। हमने लीज लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और जब कुछ ही दिनों में मैंने 2 कमरे और एक रसोई को व्यवस्थित कर दिया, तो मैं और मेरी पत्नी वहां रहने चले गए।
मैं हर सुबह अपने कार्यालय जाने से पहले और हर शाम घर आने के बाद कड़ी मेहनत करता था, इसलिए मुझे तुलनात्मक रूप से व्यवस्थित स्थिति में 2 सप्ताह में जगह मिल गई। हम वास्तव में पूर्णता के अपने रास्ते पर इतने आगे बढ़ चुके थे कि हमने गंभीरता से अपनी नौकरानी की सेवाओं को समाप्त करने और एक नियमित नौकर रखने पर विचार करना शुरू कर दिया था। एक शाम मेरे मकान मालिक ने मुझे बुलाया। करीब 9 बजे थे और चूंकि हमारा अस्थायी नौकर घर जा चुका था, इसलिए मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला। मैं अपने आगंतुक को पहचानकर कुछ हद तक हैरान था और थोड़ा घबराया भी, क्योंकि वह मेरे साथ इतना क्रूर और सरल व्यवहार कर रहा था कि मैं किसी भी तरह के साक्षात्कार से डरता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह जिस तरह से बात करना चाहता था वह दिल से करने लगा। अच्छा, तुम्हारा टचअप कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मैंने जवाब दिया। लेकिन टचअप इसके लिए एक अजीब नाम है। क्यों? यह जगह एक पुराने राख के ढेर की तरह थी। दीवारें भी खींची हुई लग रही थीं। वास्तव में, उसने जल्दी से कहा। मैंने आगे कहा, हालांकि अब सब कुछ व्यवस्थित होने लगा है, बस एक और कमरा बाकी है और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, उन्होंने कहा, मैं यह सोच रहा था कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आपको यह सब स्वयं करना पड़े। मुझे कहना चाहिए कि मैं आश्चर्यचकित होने के साथ साथ प्रसन्न भी था, और मैंने खुद को यह संकल्प करते हुए पाया कि जब तक मैं उसके वास्तविक स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जान लेता, तब तक मैं किसी को भी कठोरता के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। मुझे कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ जब मैंने उत्तर दिया, आप बहुत दयालु हैं श्री ग्रैडर। मैं आपको बता दूंगा कि मुझे इस सब पर कितना खर्च करना पड़ा, और फिर आप मुझे अपनी इच्छानुसार कुछ हिस्सा वापस कर सकते हैं। ओह, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। यह बात बहुत जल्दी से कही गई। तो फिर आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मुझे इसमें से कुछ काम अपने तरीके से अपने खर्च पर करना चाहिए। मुझे घर में मिस्टर ग्रैडर या किसी अजनबी कामगार को रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा मेरा अभिमान इस विचार से विद्रोह कर रहा था कि मुझे असली कामगारों द्वारा मजदूरों का काम करते हुए देखा जाएगा। मुझे लगता है कि हम सभी में घमंड की भावना होती है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसी तरह की और बातें भी कहीं। वह मौके की अपेक्षा अधिक चिढ़े हुए लग रहे थे। वास्तव में मुझे यह अजीब लगा कि एक आदमी अपने उदार आवेग को विफल किए जाने पर नाराज हो सकता है। उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह विवाद पसंद नहीं आया और मैंने मदद करने से इनकार कर दिया। वह दबे हुए गुस्से के सकारात्मक आवेश में चले गए। अगली शाम वह मुझसे मिलने आया। उसके जाने के बाद मैरी ने मुझसे कहा था कि मैं उसे सहायता करने की अनुमति न दूं, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए जब वह आया तो मैंने फिर से पूरी शालीनता से मना कर दिया। मैरी मुझे दृढ़ रहने के लिए उकसाती रही और वह इसे देखे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, बेशक, अगर तुम्हारी पत्नी आपत्ति करती है, और रुक गया। उसने बहुत ही अशिष्टता से ये शब्द कहे और मैरी बोल पड़ी, वह आपत्ति करती है मिस्टर ग्रैडर। हम सब ठीक हैं। आपका धन्यवाद, और हमें किसी से मदद नहीं चाहिए। जवाब में मिस्टर ग्रैडर ने अपनी टोपी पहनी, उसे अपने सिर पर जोर से और क्रूरता से पटका और पीछे से दरवाजा पीटते हुए बाहर चले गए। मैरी ने कहा, यह एक परोपकारी व्यक्ति का अच्छा नमूना है, और हम दोनों हंस पड़े। अगले दिन जब मैं अपने दफ्तर में था, मिस्टर ग्रैडर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। वह बहुत ही मिलनसार मूड में थे और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत अपने अनियंत्रित व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए की। मुझे डर है कि आपने मुझे असभ्य समझा होगा, उन्होंने कहा। चूंकि झूठ बोलने का सबसे निकटतम तरीका जो मैं स्वयं के लिए छोड़ सकता था वह था दमन, इसलिए मैं चुप था। देखिए, उन्होंने आगे कहा, आपकी पत्नी मुझे नापसंद करती है और यह बात मुझे परेशान करती है, इसलिए मैंने आपको अकेले में मिलने के लिए बुलाया है और कोशिश की है कि क्या हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। हम अकेले पुरुष हैं। क्या बात है? मैंने पूछा। आप जानते हैं, उन कमरों को सजाने के बारे में। मैं खुद भी परेशान होने लगा, क्योंकि जाहिर है कि उसके हठ में उसके अपने फायदे के लिए कोई ना कोई अंतर्निहित उद्देश्य छिपा हुआ था। मेरे मन में कभी भी किसी परोपकारी विचार के बारे में जो भी अस्पष्ट विश्वास था, वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था और पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। मैंने उसे तुरंत और संक्षेप में बताया कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगा और मुझे इस मामले में आगे कुछ भी कहने की परवाह नहीं है। वह फिर से अनियंत्रित तरीके से बाहर निकल गया।
इस बार उसने अपनी हिंसा में एक युवक को लगभग अपने कब्जे में ले लिया, जो कुछ कागजों पर मुहर लगवाने के लिए झूलते हुए दरवाजे से अंदर आ रहा था। युवक ने उस व्यंग्यात्मक ताकत के साथ विरोध किया जो वकील के क्लर्क की विशेषता है। श्री ग्रैडर इतने क्रोधित थे कि वे सुनने के लिए रुक नहीं सके और वह युवक बड़बड़ाते हुए और उनकी ओर देखते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बूढ़ा जानवर, उसने कहा, मैं उसे जानता हूं। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे सलाह दूंगा कि वह अपनी नई दौलत से कुछ शिष्टाचार खरीदे। उसका नया भाग्य। मैंने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है विगली? भाग्यशाली बूढ़े जानवर, काश मुझे भी इसमें हिस्सा मिलता। मैंने कल डॉक्टर्स कॉमन्स में इसके बारे में सब कुछ सुना। क्यों, क्या यह कोई अजीब बात है? अजीब बात है? क्यों, इसका कोई नाम नहीं है। आप इस तरह के पुराने फ्लिंट के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें एक कंजूस किराएदार रहता है जो मर जाता है और अपनी सारी संपत्ति 40,000 पाउंड या 50,000 पाउंड वसीयत में छोड़ जाता है, बशर्ते कि उसका अपना कोई बच्चा उसे लेने ना आए। तो फिर हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई, करीब 3 या 4 हफ्ते पहले। बूढ़े ग्रैडर को वसीयत कुछ दिन पहले ही मिली थी। उसे पूरे घर में सोने के बर्तन और नोटों के बंडल मिल रहे थे और वसीयत के एक खंड के तहत उसे सूची बनाने के लिए दांत निकालने जैसा था। बूढ़ा चोर बिना कुछ कहे सारे सिक्के जेब में रख लेता, सिर्फ वसीयत के लिए, और उसे डर था कि अगर उसने यह सब कानूनी तौर पर नहीं किया तो वह सब कुछ जोखिम में डाल देगा। आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, मैंने टिप्पणी की और अधिक सुनना चाहा। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया। मैंने आज सुबह बोग और स्नेगलीज के क्रिप्स से इस बारे में पूछा। वे उसके लिए काम कर रहे हैं और क्रिप्स का कहना है कि अगर उन्होंने उसे सरकारी वकील से नहीं डराया होता तो वह मिले पैसों की सूची भी नहीं देता। अब मुझे मिस्टर ग्रैडर की मेरे घर पर काम करने में मदद करने की उत्सुकता का मकसद समझ में आने लगा। मैंने विगली से कहा, यह बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि वह मेरे मकान मालिक हैं? तुम्हारा मकान मालिक? खैर, मैं तुम्हें उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अब जाना चाहिए। मुझे 1 बजे से पहले डॉक्टर्स कॉमन्स जाना है। क्या तुम मेरे लिए ये मुहर लगवाना और मेरे वापस आने तक इन्हें अपने पास रखना पसंद करोगे? खुशी से, मैंने कहा। और यहां देखो, क्या तुम ग्रैडर की वसीयत को देखोगे और मेरे लिए उसका एक मेम बनाओगे? अगर यह बहुत लंबा ना हो, मैं इस पर 1 शिलिंग खर्च करूंगा। और मैंने उसे सिक्का थमा दिया। बाद में उस दिन वह मेरे पास आया और मुझे एक कागज दिया। यह ज्यादा समय नहीं लेगा, उन्होंने कहा। अगर लोग इस तरह की वसीयत बनाते तो हम शटर लगा सकते थे। यह हूबहू नकल है। इस पर विधिवत गवाही दी गई है और सब कुछ नियमित है। मैंने कागज उठाया और अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि मैं उस समय बहुत व्यस्त था। उस शाम खाने के बाद मुझे ग्रैडर से एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसे एक अन्य व्यक्ति से एक प्रस्ताव मिला है, जो मेरे द्वारा घर लेने से पहले उसके साथ संधि में था। वह इसे लेना चाहता था और प्रीमियम का भुगतान करने की पेशकश कर रहा था। वह मेरा पुराना दोस्त है, ग्रैडर ने लिखा, और मैं उसे उपकृत करना चाहता हूं। इसलिए यदि आप चाहें तो मैं पट्टा वापस ले लूंगा और आपको वह भुगतान सौंप दूंगा जो वह भुगतान करने के लिए प्रस्तावित करता है। यह 20 पाउंड से बदलकर 25 पाउंड्स था। फिर मैंने मैरी को बताया कि वह मुझसे कार्यालय में मिलने आया था और बाद में उसे वसीयत का पता चला। वह बहुत प्रभावित हुई। ओह बॉब, उसने कहा, यह एक वास्तविक रोमांस है। एक महिला की तरह तीव्र अनुभूति के कारण उसने तुरंत ही समझ लिया कि हमारे मकान मालिक हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं। क्यों? वह सोचता है कि बूढ़े कंजूस ने यहां पैसा छिपाया है और वह उसे ढूंढना चाहता है। बॉब, यह उत्साह से कहता है, यह घर पैसों से भरा हो सकता है। हमारे चारों ओर की दीवारें बहुत सारा खजाना छिपा सकती हैं। चलो हम अभी देखना शुरू करें। मैं भी उतनी ही उत्साहित थी जितनी वह थी, लेकिन मुझे लगा कि किसी को तो शांत रहना चाहिए, इसलिए मैंने कहा, मेरी प्रिय, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन अगर है भी तो वह हमारा नहीं है। क्यों नहीं? उसने पूछा। क्योंकि यह सब वसीयत में लिखा है, मैंने उत्तर दिया, और वैसे मेरे पास इसकी एक याद भी है। और मैंने अपनी जेब से वह कागज निकाला जो विगली ने मुझे दिया था। हमने बड़ी दिलचस्पी से इसे साथ साथ पढ़ा। मैरी ने मुझे कसकर बांह से पकड़ रखा था। यह निश्चित रूप से छोटा था। यह इस प्रकार था, 7 लिटिल बटलर स्ट्रीट, SW, लंदन। मैं अपने बच्चों या बच्चों को, यदि मेरे कोई जीवित हैं, तो अपना सब कुछ दे रहा हूं,
और ऐसा न करने पर सब कुछ मेरे मकान मालिक जॉन ग्रैडर के पास चला जाएगा, जो मेरे द्वारा कब्जे में लिए गए 2 घरों, इस घर और 2 लैम्पेटर स्ट्रीट SW लंदन में जो कुछ भी पा सकता है उसकी सूची बनाएगा और सभी पैसे और प्रतिभूतियां काउट्स बैंक में जमा करेगा। यदि मेरे बच्चे या उनमें से कोई भी मेरे निधन से एक कैलेंडर महीने के भीतर शांति के न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करके लिखित रूप में दावा नहीं करता है, तो वे सभी अधिकार खो देंगे। मेरी मृत्यु या उनके रिश्ते के बारे में अज्ञानता गैर अनुपालन का कोई कारण नहीं है। मेरे इरादों के बारे में कोई संदेह न हो, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने प्राकृतिक उत्तराधिकारियों जॉन ग्रैडर के इस तरह के डिफॉल्ट में अपनी संपत्ति रखना चाहता हूं, क्योंकि वह सबसे कठोर दिल वाला व्यक्ति है जिसे मैंने कभी जाना है, और वह इसे दान या किसी और तरह से मूर्ख नहीं बनाएगा, बल्कि इसे एक साथ रखेगा। यदि किसी भी मूर्खता को गलत माना जाता है, यह काम मैं खुद ही करूंगा। हस्ताक्षर गाइल्स आर्मर, मास्टर मैरिनर, पूर्व में व्हिटबी के निवासी। जब मैं अंत के करीब पहुंचा तो मैरी, जो मेरे पढ़ने से पहले ही पेपर देख रही थी, चिल्लाई, गाइल्स आर्मर! अरे, वह तो मेरे पिता थे! हे भगवान! मैंने चिल्लाते हुए कहा और अपने पैरों पर कूद पड़ा। हां, उसने उत्साहित होकर कहा, क्या तुमने मुझे रजिस्ट्री में मैरी आर्मर के नाम पर हस्ताक्षर करते नहीं देखा? हमने कभी नाम के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उसका मां से झगड़ा हो गया था और उसने उसे छोड़ दिया था, और 7 साल बाद उसने मेरे सौतेले पिता से शादी कर ली और मुझे हमेशा उसके नाम से बुलाया जाता था। और क्या वह व्हिटबी से था? मैंने पूछा। मैं उत्साह से पागल हो गया था। हां, मैरी ने कहा, मां की शादी वहीं हुई थी और मैं वहीं पैदा हुई थी। मैं फिर से वसीयत पढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं मुश्किल से पढ़ पा रहा था। मेरे मन में एक भयानक विचार आया। वह किस दिन मरा? शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब 30 अक्टूबर था। हालांकि हम सुरक्षित रहने के लिए दृढ़ थे। और फिर वहीं मैरी और मैंने अपनी टोपियां और कपड़े पहने और निकटतम पुलिस स्टेशन गए। वहां हमने इंस्पेक्टर को मामले की गंभीरता समझाते हुए मजिस्ट्रेट का पता जाना। हम दिए गए पते पर गए और कुछ देर बाद हमें साक्षात्कार के लिए प्रवेश दे दिया गया। मजिस्ट्रेट को पहले तो इस समय परेशान होना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस समय शाम काफी हो चुकी थी। हालांकि जब हमने उन्हें मामले के बारे में बताया तो वे काफी उत्सुक हो गए और हमने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की। जब ये सब हो गया तो उन्होंने केक और वाइन मंगवाई और हम दोनों को शुभकामनाएं दी। लेकिन याद रखना, उन्होंने मैरी से कहा, अभी तुम्हारा संभावित भाग्य बहुत दूर है। 1 से अधिक गाइल्स आर्मर हो सकते हैं और इसके अलावा कानूनी तौर पर यह साबित करने में कुछ कठिनाई हो सकती है कि मृत व्यक्ति आपके पिता के समान ही था। फिर आपको औपचारिक रूप से अपनी मां की शादी और अपने जन्म को भी साबित करना होगा। इसमें शायद भारी खर्च शामिल होगा, क्योंकि वकील जब अच्छे पैसे कमाते हैं तो वे कड़ी लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ झूठी उम्मीदों को रोकना चाहता हूं। किसी भी तरह आपने तुरंत घोषणा करके अच्छा किया है। अब तक आप सफलता की राह पर हैं। इसीलिए उन्होंने हमें उम्मीदों के साथ साथ डर से भी भरकर विदा किया। जब हम घर पहुंचे तो हमने अधूरे कमरे में छिपे खजानों की तलाश शुरू कर दी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जो कमरे पूरे हो चुके थे उनमें कुछ भी छिपा नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ही काम किया था और दीवारों को भी उधेड़ दिया था और फर्श को भी उघाड़ दिया था। हमें सटीक खोज करने में 2 घंटे लग गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दिवंगत मास्टर मैरिनर ने अपना खजाना दूसरे घर में बनाया था। अगली सुबह मैं पैरिश रजिस्ट्री से जाइल्स आर्मर की मृत्यु की तारीख जानने गया और मुझे बड़ी राहत और खुशी हुई जब मैंने जाना कि यह 30 सितंबर को हुई थी। इसलिए मजिस्ट्रेट के पास तुरंत जाकर हमने यदि बहुत सारा धन नहीं बचाया तो कम से कम अपने अधिकारों को नहीं खोया और न ही उन्हें समाप्त होने दिया। यह घटना एक प्रकार से शुभ संकेत थी और इससे हमारा उत्साह बढ़ा और हमें थोड़ी खुशी की आवश्यकता भी थी, क्योंकि संभावित अच्छे भाग्य के बावजूद हमें डर था कि हमें मुकदमा लड़ना पड़ सकता है, एक ऐसी विलासिता जिसे हम वहन नहीं कर सकते थे। हमने थोड़ी देर तक अपनी सलाह को रोके रखने का निश्चय किया और किसी से इस विषय पर चर्चा न की। उस शाम में ग्रैडर ने फिर फोन किया और मुझसे घर छीनने का प्रस्ताव दोहराया। मैंने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे व्यवहार में कोई बदलाव देखे। वह स्पष्ट रूप से पट्टे को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और लगातार ऊंची बोली लगाता रहा।
आखिरकार मैंने सोचा कि उसे अपनी मर्जी से घर लेने देना ही बेहतर होगा, और इसलिए हम 100 पाउंड से कम की राशि पर सहमत हुए कि मैं उसे तुरंत कब्जा दे दूं और समझौता रद्द कर दूं। मैंने उससे कहा कि पैसे मुझे सौंपे जाने के 1 घंटे के भीतर हम निकल जाएंगे। अगली सुबह 9:30 बजे वह पैसे लेकर आया। मैंने अपना सारा सामान, जो बहुत ज्यादा नहीं था, पैक करके एक नए घर में रख दिया और 10 बजे से पहले ही मिस्टर ग्रैडर ने घर पर कब्जा कर लिया। जब वह मेरे नए दीवार के कागजों को फाड़ रहा था और जाली को हटा रहा था और अधिक खजानों की तलाश में चिमनी और पानी की टंकियों में अपना सिर घुसा रहा था, तब मेरी और मैं प्रख्यात वकील श्री जॉर्ज से हमारी कार्यवाही के तरीके के बारे में सलाह मशविरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह 1 घंटा भी नहीं गंवाएंगे, बल्कि खुद लिटिल हैम्पटन की पहली ट्रेन से जाएंगे और श्रीमती कॉम्पटन से तिथियों और स्थानों के बारे में पूछताछ करेंगे। मैरी और मैं उसके साथ गए। अगले 24 घंटों में उसने विभिन्न दस्तावेजों और मेरी सास की यादों के आधार पर एक स्पष्ट मामला बना दिया था, जिसके विवरण को केवल औपचारिक सत्यापन की आवश्यकता थी। हम सब लोग खुशी खुशी लंदन वापस आए और चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। गलियारे में शोर और हाथापाई हुई और कमरे में मिस्टर ग्रैडर दौड़े दौड़े आए। कालिख और चूने की धूल से लथपथ, बिखरे बाल और गुस्से से भरी आंखें और नींद की कमी से थके हुए उन्होंने मुझ पर गाली गलौज की बौछार कर दी। मेरे पैसे मुझे वापस दे चोर, तूने खुद ही घर में लूटपाट की और सब कुछ ले गया। मेरे पैसे, सुन रहा हूं, मेरे पैसे। वह गुस्से से चुप हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैंने मैरी का हाथ पकड़ा और उसे उसके पास ले गया। मिस्टर ग्रैडर, मैंने कहा, हम दोनों आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी जल्दबाजी और दृढ़ता के कारण ही हम समय व्यतीत होने देते और उस घोषणा को छोड़ देते जो हमने, या बल्कि उसने, पिछली शाम को की थी। वह ऐसे चौंका जैसे उसे झटका लगा हो। कौन सी घोषणा? क्या मतलब है तुम्हारा? यह घोषणा मेरी पत्नी गाइल्स आर्मर, मास्टर मैरिनर, दिवंगत व्हिटबी की इकलौती पुत्री द्वारा की गई है। ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखित आवर न्यू हाउस को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी है जो ज्ञात और अज्ञात के बीच की पतली सी सीमा को तलाशती है। जैसे जैसे हम इस विचलित करने वाली कहानी को समाप्त करते हैं, हमें याद आता है कि कभी कभी एक नई शुरुआत के सबसे भयानक पहलू उन परछाइयों में छिपे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, और उन डरों में जिन्हें हम नाम नहीं दे सकते। और भी दिल दहलाने वाली कहानियों के लिए बने रहें, और याद रखें, सबसे सामान्य जगहों पर भी अलौकिक सतह के ठीक नीचे छिपा हो सकता है।